नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए यूपी SSC स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ है 10 मार्च को, और उसमें दोस्तों रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को और उनके सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूं। जीके और हिंदी के क्वेश्चन को दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी लेकर आएंगे। जिनका दोस्तों स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम था वो इस वीडियो के माध्यम से अपने आंसर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जिनका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आगे आने वाला है उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिए। उससे दोस्तों आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो रीजनिंग स्टार्ट हुई थी वो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट हुई थी। ये दोस्तों यूपी SSC स्टेनोग्राफर का ऑफिशियल पेपर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कोड में लाइट को 12, 9, 7, 8, 20 के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में सिक्किम को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इस शब्द के सभी कोड लिख दिए हैं, तो दोस्तों हमें इसके भी सभी कोड लिखने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल का कोड होता है तो 12, तो यहाँ पर 12 लिख दिया। आई का कोड होता है 9, तो 9 लिख दिया। तो इसी तरह से हमें दोस्तों इन सभी के कोड यहाँ पर लिखने होंगे। एस का कोड होता है 19, और आई का कोड होता है 9, और के का कोड होता है 11, और फिर के है तो फिर 11, और आई का कोड होता है 9, एम का कोड होता है 13। तो ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को सही रूप से प्रतिस्थापित करता हो। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने 2 का वर्ग करा, और बाद में 4 का, फिर 6 का, और इसी तरह से दोस्तों आगे चलेंगे तो 8 का वर्ग करना होगा। तो 8 का वर्ग होता है 64। तो 64 देख लेते हैं। 64 दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर डी में भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, हमें जो है आकृति दी हुई थी, ये वाली एक्स आकृति। इस आकृति का हमें पता करना था कि इन चारों में से किस में अंतर्निहित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 नंबर की जो आकृति दी हुई है, इसमें ये आकृति यहाँ पर छिपी हुई है। तो 4 देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें जो है भिन्न आकृति का चयन करना था। तो यहाँ पर आप ये जो नीचे आकृति दी गई हैं, इन आकृतियों में से दोस्तों आपको भिन्न आकृति बतानी है। तो यहाँ पर आप देखें, अगर दोस्तों इनमें नीचे जो 5 डॉट दिए गए हैं इन तीनों आकृति में, और इस आकृति में दोस्तों 2 डॉट ब्लैक हैं और बाकी 3 जो है वाइट हैं, तो यही आकृति दोस्तों हमारी जो है भिन्न है। तो देख लेते हैं एक किस में दिया हुआ है, एक सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें भिन्न आकृति का चयन करना है। तो देख लेते हैं, आकृति दोस्तों दी गई है, 4 आकृति में से विषम आकृति बतानी है। दोस्तों इन आकृतियों में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये नीचे जो दिया गया है, ये 3 वाइट दिए गए हैं, और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, लेकिन दोस्तों इसमें ये 5 खाली स्थान दिए गए हैं। तो यही आकृति जो हमारी भिन्न हो जाएगी तीसरे नंबर की। तो ए ऑप्शन में 3 दिया गया है, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरे शब्द पहले शब्द से। यानी दोस्तों इस शब्द का संबंध जो इससे है, इस शब्द का संबंध इससे होना चाहिए जो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केन्या, और केन्या की राजधानी दे रखी है नैरोबी। तो यहाँ पर दे रखा है नार्वे, तो नार्वे की राजधानी यहाँ पर हमें लिखनी होगी। तो नार्वे की राजधानी होती है ओस्लो। तो ओस्लो ए ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन निष्कर्ष पर आधारित पूछा गया था। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, सभी कुत्ते शेर हैं। तो दोस्तों सभी कुत्ते बना लिए ये हमने, और ये सभी शेर हैं। और दूसरा कथन है, सभी शेर बिल्लियाँ हैं। और दोस्तों ये जितनी भी शेर हैं ये सभी क्या हैं, बिल्लियाँ हैं। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। दोस्तों ये कुत्ते थे, और ये शेर, और ये सभी बिल्लियाँ। दोस्तों सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियाँ हैं। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। और दूसरा है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। दोस्तों कुछ बिल्लियाँ जो है कुत्ते हो सकते हैं। तो दोस्तों दोनों ही निष्कर्ष निकल रहे हैं। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, दोनों निष्कर्ष परिणाम देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों कथन निष्कर्ष पर आधारित पूछा गया था। तो कथन दिया हुआ था, सेनाकर्मी सैनिक बहादुर होते हैं। यानी कि दोस्तों सेनाकर्मी जो होते हैं वो बहादुर होते हैं। और दूसरा था, सभी सेनाकर्मी रत्न प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों जितने भी सेनाकर्मी यानी कि सैनिक हैं वे सभी क्या करेंगे, रत्न प्राप्त करेंगे। दिवेश एक सैनिक है, और दिवेश जो है एक सैनिक है। अब निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष दिया हुआ है, दिवेश रत्न प्राप्त करेगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, जब दिवेश एक सैनिक है तो वो भी रत्न प्राप्त करेगा, तो सत्य बात है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है सत्य। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों कथन से ही पूछा गया था, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कथन के आधार पर बताना था कि कौन सा तर्क जो है मजबूत है। तो कथन देखते हैं। कथन है, क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये दोस्तों कथन दिया हुआ था। अब तर्क देखते हैं।
तो पहला तर्क है हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। और दूसरा है नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा। दोस्तों इन दोनों तर्क में जो दूसरा तर्क है वो ज़्यादा मजबूत है, तो दूसरा तर्क हमारा सही हो जाएगा, पहला तर्क हमारा गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में दिया गया है केवल 2 मजबूत है, तो केवल 2 मजबूत है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को सही रूप से प्रतिस्थापित करेगा। यानी दोस्तों इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना था कि क्या आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में 2 श्रृंखलाएँ चल रही हैं, एक तो डी, जी और जे वाली। तो दोस्तों इसमें क्या किया इन्होंने, डी का मान होता है 4 और 4 में दोस्तों इन्होंने 3 ऐड कर दिया यानी कि 7 होता है जी का कोड। और फिर इन्होंने जी में 3 ऐड करा यानी कि हो गया 10 होता है जे का कोड। फिर दोस्तों हमें 3 ऐड करना होगा, तो 10 में 3 ऐड करेंगे 13, और 13 जो होता है वो होता है एम का कोड। एक दोस्तों इसमें श्रृंखला ये वाली चल रही है एफ, जे और एन वाली। यहाँ पर एफ का कोड होता है 6 और इन्होंने इसमें 4 ऐड किया, 10 होता है जे का कोड। फिर इन्होंने 4 ऐड करा 14 एन का कोड, फिर 14 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और 18 होता है आर का कोड। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों एम आर देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। एम आर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इसी तरह से पूछा गया था, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना था कि क्या आएगा। दोस्तों इसमें अगर हम सीरीज की बात करें तो इसमें सीरीज चल रही है दोस्तों 15 में इन्होंने 12 ऐड किया, और फिर दोस्तों 27 से 45 आया यानी कि दोस्तों इन्होंने 18 ऐड किया। यानी दोस्तों इन दोनों में अगर 12 और 18 में देखें तो डिफरेंस है 6 का। इन्होंने यहाँ पर 6 12 में ऐड कर दिया, तो हमें 18 में 6 ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 24, और 24 को इस 45 में ऐड करना होगा। तो 24 और 45 की अगर हम जोड़ें इन दोनों को तो ये आएगा दोस्तों 69। दोस्तों 69 जो दिया गया है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी दोस्तों श्रृंखला पर आधारित पूछा गया था, लेकिन इस बार दोस्तों इन्होंने आकृति की श्रृंखला दी थी, तो यहाँ पर बताना था कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो दोस्तों आप ए वाली आकृति में देख सकते हैं, यहाँ पर 1 ब्लैक डॉट दिया गया है और 4 वाइट, और बी वाली आकृति में दोस्तों 2 ब्लैक कर दिए इन्होंने और 3 वाइट, और सी में दोस्तों 3 ब्लैक कर दिए और 2 वाइट, यानी कि दोस्तों हर बार एक को काला कर दिए जा रहे हैं ये। तो इस वाली आकृति में डी में दोस्तों 1 खाली रहा है, तो हमें जो लास्ट वाली आकृति आएगी इसमें दोस्तों चारों काले होने चाहिए। तो ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन में हमें मिल जाएगा। हमें दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो दिया गया है ये वाले दोनों डॉट जो हैं ये इधर की साइड ही होने चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 नंबर की जो आकृति दी गई है इसमें दोस्तों ये वाले डॉट इधर हैं और चारों डॉट हमारे काले हैं, तो यही आकृति दोस्तों हमारी राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पासे से संबंधित पूछा गया था। समान पासे यानी कि डाइस की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या वाला फलक 6 दिखने वाले फलक के विपरीत है। तो दोस्तों 6 के विपरीत बताना था कि 6 के विपरीत क्या आएगा। दोस्तों हम इस पासे को और इस पासे को खोलेंगे, हम इसे दोस्तों घड़ी की दिशा में खोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 लिख लेते हैं और फिर 1 और फिर 4। इस वाले पासे में भी दोस्तों 3 के नीचे 3 आएगा और बाद में 2 और बाद में 5, यानी कि दोस्तों 4 के विपरीत हुआ 5, 1 के विपरीत हुआ 2, और जो बचता है उसको दोस्तों समान संख्याओं के नीचे लिख देते हैं, यानी दोस्तों 3 के नीचे आ जाएगा 6। तो 3 के विपरीत क्या हुआ 6, यानी कि 6 के विपरीत पूछा है तो 6 के विपरीत 3 देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों श्रृंखला पर आधारित पूछा गया था, इसमें भी दोस्तों आकृतियों की श्रृंखला दी हुई थी और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना था कि क्या आएगा। तो देख लेते हैं आकृति दोस्तों। इस वाली ए वाली आकृति में अगर आप देखें तो ये स्टार जो दिए गए हैं 4, इन्होंने ये वाला स्टार बी वाली आकृति में छुपा लिया है। और दोस्तों सी वाली आकृति में भी हमें दोस्तों इसी तरह से करना होगा। सी वाली में जो ये स्टार दिया हुआ है इस स्टार को हमें छुपाना होगा, और बाकी जो 3 डॉट दे दिए हैं ये वाले ये इसी तरह से रहने दिए हैं। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप देखें 2 नंबर की जो आकृति है उसमें इसी तरह से किया इन्होंने, ये यहाँ का जो स्टार था उसको इन्होंने छुपा लिया। तो 2 नंबर की जो आकृति है हमारी वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बेन आरेख से संबंधित पूछा गया था। उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के सेट को सबसे बेहतर प्रदर्शित करता हो। दोस्तों ये इन शब्दों का हमें बेन आरेख बनाना है। तो माताएं, महिलाएं और डॉक्टर दी गई हैं, तो ये हो गई हमारी माताएं और ये हो गई हमारी महिलाएं। जितनी भी माताएं होती हैं दोस्तों सभी महिलाएं होती हैं, और डॉक्टर ये दोस्तों ये कुछ डॉक्टर भी हो सकती हैं, वो कुछ माताएं भी डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा बेन आरेख बनेगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में हमें कुछ इस तरह का ही बेन आरेख देखने को मिल जाता है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसी कोड में LEADER को NGCFGT के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में
DEALER को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, इन सभी के जो कोड होते हैं उन्होंने 2 ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं L का कोड होता है 12, 12 में 2 ऐड करा 14, तो 14 का कोड होता है N, तो यहाँ पर लिख दिया। E का कोड होता है 5, 5 में 2 ऐड करा 7, तो 7 जो होता है वो G का कोड होता है। इसी तरह से इन सभी के कोडों में इन्होंने 2 ऐड कर दिया। दोस्तों इसमें भी हमें जो है यही करना होगा। तो D का कोड होता है 4, 4 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 जो होता है वो F का कोड होता है। और E का कोड होता है 5, 5 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 7, यानी कि G। तो इस क्वेश्चन में आपको F पहली बात तो एक ही ऑप्शन में मिल जाएगा, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे 1 और 2 लेवल वाले 2 कथन दिए गए हैं, सुनिश्चित करें कि इन कथनों में से कौन निम्नलिखित उत्तर देने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों एक प्रश्न दिया हुआ है और उसके नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, राम के कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है आंसर देने के लिए बताना है कि कौन सा कथन पर्याप्त है। तो कथन देखते हैं अब। तो पहला कथन है, सहार रीना की एकमात्र पुत्री है जो कि राम की पत्नी है। दोस्तों सहार जो है वो रीना की पुत्री है और रीना जो है वो राम की पत्नी है। दोस्तों राम और रीना की पुत्री हुई सहार। अब आगे देखते हैं। तो दूसरा कथन है, साहिल और सलील सहार के भाई हैं। दोस्तों साहिल, सलील और सहार जो हैं ये तीनों में आपस में भाई बहन हैं। दोस्तों इन दोनों ही कथन से हमें पता चल रहा है कि राम के कितने बच्चे हैं। एक कथन से हमें नहीं पता चल रहा कि राम के कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों दोनों कथन जो हैं ये साथ में पर्याप्त हैं। तो देख लेते हैं कथन। तो ऑप्शन नंबर हमें दोस्तों डी में मिल जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों एक साथ मिलकर पर्याप्त हैं, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों कथन से ही पूछा गया था। एक कथन दिया हुआ है और उसके नीचे जो निर्णय दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सा निर्णय ठीक है। तो पहले कथन पढ़ लेते हैं। कथन है, दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकलने के बारे में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि वे गरीब हैं तथा स्कूल के शुल्क को बयान नहीं कर सकते। सूचना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वे गरीब हैं और स्कूल शुल्क वहन नहीं कर सकते। तो इस तो ये कथन दिया गया है। अब निर्णय देखते हैं। दोस्तों पहला निर्णय है, ऐसे छात्रों को स्कूल से पुनर्मिलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। दोस्तों पहला निर्णय जो है बिल्कुल ठीक है, सरकार को ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए जिससे गरीबी छात्रों को शिक्षा मिल सके। और दूसरा निर्णय देखते हैं। दूसरा है, शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। तो ये वाला निर्णय जो है गलत है दोस्तों, क्योंकि माता पिता जब गरीब हैं तो उनके पास प्रेरित करके उनको क्या फ़ायदा, जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो वे फीस कहाँ से जमा करेंगे। तो दूसरा निर्णय जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा केवल निष्कर्ष एक ठीक है, तो एक ही हमारा जो है ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, SUNDERBAN शब्द में कितने अक्षर उसी क्रम में आते हैं जैसे कि यह अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में आते हैं। दोस्तों इस शब्द में आपको बताना है कि इसमें कितने अक्षर ऐसे हैं जो उसी क्रम में आते हैं जिस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस शब्द में देखें तो डी और ई दिया हुआ है, बाकी शब्द दोस्तों इस तरह से नहीं दिए गए हैं जो उसी क्रम में हो जिस क्रम में वर्णमाला में आते हैं। दोस्तों डी के बाद ई आता है, तो ई अंग्रेजी वर्णमाला में भी आता है और इसमें भी दिया हुआ है। दोस्तों केवल हमारे 2 शब्द हैं, तो 2 ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि ए को प्लस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, बी को माइनस द्वारा, सी को भाग द्वारा तथा डी को गुणा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति के मान का पता लगाएं। दोस्तों इन्होंने एक समीकरण दी हुई है, इसमें आपको ABCD के मान रखने हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको ही हल करना है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें। उससे दोस्तों आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।